अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इस बात पे है कि हम धोलेरा के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो डेली चलाते हैं, लाइक इवनिंग में भी चलाते हैं, और कहीं हम लोग ऑफलाइन भी मीटिंग भी करते हैं। तो उसी कड़ी में अपना जो ये सेशन जाने वाला है वो अवेयरनेस के बारे में होगा। और यही चीज हम देखने की कोशिश करेंगे, और जो नए लोग कनेक्ट हुए हैं उन लोगों को ये जो नया एक्सपोजर है धोलेरा के बारे में, जिन लोगों ने कहीं थोड़ा बहुत नाम सुना होगा, या जिन्होंने उनको लिंक दिया रहेगा, वो लोगों ने वो लिंक जो अगर दिया है तो वो इस पर्पस से आए हैं कि ये धोलेरा क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। लेट मी शेयर माय स्लाइड्स। तो हम लोग सब जा रहे हैं किसके साथ? मिरिक इंफ्राटेक, यानी कि मिरिक इंफ्राटेक की तरफ से हम ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, ये आपको लैंड दिख रही है, ये कैसे दिख रही है? अगर इसको मुझे कोई पहले बताता कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सिटी डेवलप होने वाला है तो शायद मुझे बिलीव नहीं होता। लेकिन इसी के साथ में अगर मैं दूसरी तस्वीर शेयर करूं, ये देख के कोई नहीं कह सकता ये वही वाली जगह थी जिसमें कि इतना बड़ा शहर डेवलप हुआ है। ऐसा ही अभी जो हम बात कर रहे हैं धोलेरा, काफी लोग वहां पर जाके आ चुके हैं और काफी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना है। तो हम जब भी जाते हैं वहां पर तो ये देखते हैं कि अरे ये इतना बड़ा शहर डेवलप करने की बात करते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट कंडीशन जो है वो इस तरीके की है कि देख के कोई भी बिलीव नहीं करेगा। सो ये कंपैरिजन में आप देख पा रहे हैं, ये वही बिल्डिंग्स हैं, जो ये 4 बिल्डिंग है यहाँ पर, ये वही बिल्डिंग आज भी यहाँ पर मौजूद है। इतना सुंदर खूबसूरत शहर डेवलप हो चुका है जिसका नाम दुबई है, जिसका कि बुर्ज खलीफा लोग देखने के लिए आज भी जाते हैं। मतलब पर्यटन की दृष्टि से देखो या इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखो तो वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप हो चुका है, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ा प्लानिंग किया गया था पहले। अगर सिर्फ ऐसी जमीन रहती, किसी ने इतनी बड़ी सिटी का सपना नहीं देखा रहा होता तो शायद ये पॉसिबल भी नहीं होता। ये जो बना हुआ है वो शेख जायद रोड दुबई पे बना हुआ है, राइट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का है, जिसकी मैं अभी बात करने वाली हूँ आप सबके साथ में। ये वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा था, मैं था वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग जो है अब जो होगा उस पर बात करेंगे। दुबई का पाम जुमेरा जो कि 1991 में स्टार्ट हुआ था और 2008 में कंप्लीट हुआ था, जिसकी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल पानी पे बना हुआ है, जिसको कितने मास्टरमाइंड लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। हेल्क्रो नाम की कंपनी ने इसके डिजाइन, इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन किया है। इसकी लागत है $12 बिलियन की। और का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया का जो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, जिसकी की टाइमिंग 2024 की, मैडम आप अपना जिसकी कि वीडियो मैं बता रही थी। मैंने मैंने वीडियो ऑफ रखी है क्योंकि आपका कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है। सो आप वीडियो ऑफ करके रहेंगे तो वॉइस आपकी क्लियर आएगी मैम। ओके। यस मैम। सो ये जो हम लोग मैप देख रहे हैं इसमें टोटल 6 स्टेट है जिसमें की कनेक्टिविटी दी जाएगी। किसके लिए? डीएमआईसी की, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मेरे यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है। डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि किसने डिजाइन किया है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था एक जमाने में, उसी कंपनी ने इसको डिजाइन को मतलब पूरा डिजाइन किया है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों ने, वो मास्टरमाइंड लिए हैं। और ये चीज जो, ये जरूरत क्यों महसूस हुई और क्यों हम लोग डीएमआईसी की बात जब भी हम धोलेरा की बात करते हैं हमेशा हम करते हैं, तो सबसे बड़ा रीजन था कि 2008 में हमारा जीडीपी जो है वो बहुत चला गया था, लगभग 4 पॉइंट समथिंग के अकॉर्डिंग था कुछ।
तो मतलब ये सरकार के लिए बहुत सोचने वाली बात हो गई थी कि क्या किया जाए जिससे कि जीडीपी को हम लोग मतलब इंक्रीज कर पाए सरकार, राइट। तो क्योंकि किसी भी देश की अगर कोई भी अर्थव्यवस्था है तो वो किस पे डिपेंड करती है कि वहां का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा होगा, उसी से उस वो ही फैक्टर होते हैं जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। तो उस वक्त 4.7 की जीडीपी थी 2008। अब इसको +10 कैसे किया जाए, उसी के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, यानी कि एक परिवहन की व्यवस्था लाई गई जो कि फास्ट हो, क्योंकि वो फास्ट नहीं हो रहा था और कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इतने सारे स्टेट्स को जोड़ते हुए काम किया गया, यानी कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे कि इंडिया को फायदा होने वाला है। वो क्यों होने वाला है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। यूपीए सरकार जब थी तब 2008 में ही आया था। जॉइंट वेंचर है इंडिया और जापान का 50-50% का, राइट। और जिसकी की अभी इसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसकी तकरीबन जो इसकी मतलब कॉस्ट होगी वो लगभग 7.5 लाख करोड़ की होगी। मतलब इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहने वाला है। 6 स्टेट है जहां से डीएमआई से गुजरने वाला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। और इसका जो टोटल लंबाई रहने वाला है, ये जो आप डॉटेड लाइन में देख रहे हैं, 1480 किलोमीटर। और इसके आसपास का जो एरिया देख रहे हो वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रहने वाला है। यानी कि अलग से फैसिलिटी हर 2 से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे एम्यूनिटीज प्रोवाइड की जा रही है। लाइक अभी भी स्टार्ट हो चुकी है वहां पर, कुछ रेस्टोरेंट्स रहने वाले, सीएनजी के पंप्स रहने, और बहुत अच्छे अच्छे रेस्ट रूम्स वहां पर रहने वाले हैं। ये सारी सुविधाओं के साथ में हमारा डीएमआईसी कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी कंपनी, किसी भी देश की अगर हम बात करते हैं तो जीडीपी को जो अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, है ना। वो जो फैक्टर होते हैं मेनली ट्रांसपोर्टेशन का होता है एक तो, और दूसरा प्रोडक्शन का होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो जिसमें कि मैंने परिवहन की बात की थी, रोड की बात की थी, डीएमआईसी प्रोजेक्ट की बात की जो बहुत बड़ा है और सरकार का है। क्योंकि हम जब भी किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि मैं उस प्रोजेक्ट में क्यों जाऊं। तो हम अपनी सेफ साइड ढूंढते हैं, और वो सेफ साइड तब जब भी कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है और गवर्नमेंट का पूरा फोकस होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला। भाई प्राइवेट कंपनी आएगी इधर उधर चली जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट को तो अपना डेवलपमेंट करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। 50-50% का ज्वाइंट वेंचर किया है जापान की कंपनी के साथ में। और ये 1480 किलोमीटर का जो 8 लेन एक्सप्रेस वे बन रहा है वो दादरी से जीएन पोर्ट मुंबई तक का है। अभी सिर्फ इसी की वजह से कितना मतलब जो जो जर्नी पहले 22 से 23 किलोमीटर की होती थी, वो आज की तारीख में जो अभी दिल्ली से मुंबई जो बन चुका है ना, उसमें वो जो टाइम है ना वो कितना कम हो चुका है। वो सिर्फ 12 से 14 किलोमीटर की जर्नी रह गई है। मतलब ये सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम लोग ने टाइम कितना अच्छे से बचा लिया। अगर टाइम बच रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर फ्यूल भी बच रहा है, और जब फ्यूल बचता है, टाइम बचता है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की अर्थव्यवस्था को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा ना, कहीं ना कहीं वो बढ़ने ही वाली है। सो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने की वजह से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए बात कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर प्लानिंग की। अभी तो ये आधा ही अधूरा ही डेवलप हुआ है, और जब पूरा डेवलप होगा तो क्या ग्रोथ रहने वाली है, क्या हम लोगों के साथ में होने वाला है। इसीलिए हमें आज अभी कोई भी फ्यूचर का प्लानिंग होता है वो हमें आज ही क्यों करना रहता है, ताकि फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स आए। भाई हमें कोई चीज आज सस्ती मिल रही है, पता है कल को उसके जो रेट्स हैं वो 10 टाइम या 20 टाइम जाने वाले हैं, तो भाई आज ही करें ना। भाई आप 10 टाइम या 20 टाइम होने वाले उसका वेट थोड़ी करेंगे हम। इसीलिए हम यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं। रेल की अगर बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की, तो भाई हमारा इंडिया मतलब वर्ल्ड का 3rd नंबर का रेलवे का नेटवर्क है हमारे पास में, लेकिन आज भी घाटे में है। ये सच्चाई है। और एक बार कभी वो प्लस आया, लालू प्रसाद यादव जब थे सरकार में, और उन्होंने वही लकड़ी और लोहा को कुछ ट्रांसपोर्टेशन करवाया था, इसलिए वो उस वक्त तो हो गए थे, राइट। तो मतलब
कहने का मतलब ये है कि अ, हमारे यहाँ पर जो माल जाने के लिए अलग से जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था आज भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि एक ही ट्रैक पे आप मालवाहक गाड़ी भी ले जा रहे हो, पैसेंजर गाड़ी भी ले जा रहे हो। उसको अगर पैसेंजर गाड़ी है तो पैसेंजर गाड़ी के लिए मालवाहक गाड़ी को रोक दिया जाता है। तो फिर वही कि वो जो माल उसमें डाला गया है वो टाइम पे तो जा ही नहीं रहा है, और वो टाइम पे नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग इसके अंदर माल डालने वाले हैं वो माल नहीं डालेंगे, तो इसीलिए हम हमेशा घाटे में चले जाते हैं। और पैसेंजर की बात करें, अगर थोड़ा सा भी, अगर 50 रुपए भी फेयर बढ़ा दिया जाता है अगर एकदम से आज की तारीख में, तो लोगों को कंप्लेन हो जाती है। इस वजह से जो रेल नेटवर्क है, अभी से ही अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पूरी प्लानिंग की गई, जिसके कि 53 से 55 स्टेशन तो आज की तारीख में रेडी हो चुके हैं। मतलब काम बहुत अच्छे से चल रहा है इसका, जहां पर कि हमें फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी पूरी संभावना है। भाई क्यों क्यों हम आज ही फ्यूचर प्लानिंग करें कि भाई ये चीज अगर क्यों है, गवर्नमेंट की है, मैंने समझ लिया। लेकिन अब भाई अगर मेरे जैसा इन्वेस्टर है, छोटा मोटा कोई है, वो अगर वहां कोई चीज अगर देखता है तो वही देखे ना, मेरे आने वाले टाइम में मुझे गेन कितना होने वाला है। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं, जैसे कि हैवी ट्रक्स ड्यूटी के लिए अलग से कॉरिडोर है, डबल कैपेसिटी के लिए अलग से कॉरिडोर है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें मतलब परिवहन को, टाइम को भी बचाएगी, फ्यूल को भी बचाएगी। जैसे कि अगर एक अब एक कार ड्राइवर से ही पूछ ले हम, भाई आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है ना, तो बताएगा भाई। मान लो अगर ट्रक ड्राइवर से पूछा अपन ने कि आपका एवरेज कितना है, भाई 1 लीटर में 2 किलोमीटर चलती है ना। तो अब इसी से अपन आइडिया लगा, यही टाइम अगर अपना आधा हो जाए तो टाइम भी बचा और उसका फ्यूल भी बचा। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को अफेक्ट करता है। अगर हम लोग गुजरात का अगर सहयोग देखें, हमारी जी कितना है, पूरा 8.1% है, और लगभग 40% है इंडिया का पोर्ट कार्गो हैंडलिंग का, और 20% है टोटल एक्सपोर्ट का, 20% अकेला गुजरात करता है, और लगभग 21% जो है इंडिया का फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी गुजरात से होता है, यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गुजरात। राइट, इसीलिए यहाँ पर क्या हमें मिलने वाला है वो हम देखेंगे। सी पोर्ट, जो कि कोस्टल बाउंड्री की वजह से हमारे लिए इजी पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर सबसे लंबी मिल रही। स्टेट तो बहुत सारे थे, अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना इंडिया के पास में, गवर्नमेंट के पास में, और ये 6 स्टेट से होकर गुजर रहा है, तो भाई सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना कि भाई हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। लेकिन अब इन 6 में से 4 तो वैसे ही कट गए क्योंकि उनके पास में कोस्टल बाउंड्री नहीं है, लेकिन हमारे पास में ये तो फिर भी रह जाते हैं। जिसमें से महाराष्ट्र है, उसकी कोस्टल वो वैसे ही डेवलप है, जहां पर लैंड की मारामारी पहले ही है, और वो बिजिएस्ट है ऑलरेडी, जहां पर पहले ही बहुत सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। अच्छा, फिर गुजरात, और गुजरात की बाउंड्री भी सबसे ज्यादा लगती है, तो यहाँ पर सी पोर्ट, यहाँ पर जो हमारा खंबात का खाड़ी है वो भी 22 किलोमीटर दूरी है, यानी कि बहुत अच्छे से प्लानिंग हो सकती है इसकी। अब गुजरात में भी हम लोग कहाँ इस चीज को देखते हैं, तो वो जो जगह है वो है हमारा धोलेरा, जो कि ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी रहेगी। ग्रीनफील्ड का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ग्रीनफील्ड बोले तो यह, जैसे कि एज एनवायरमेंटलिस्ट अगर मैं बात करूं, तो जब भी कोई सिटी डेवलप होती है तो उसकी हर चीज को देखा जाता है, परखा जाता है, यानी कि जिस सिटी में मैं रहने वाला हूँ वहाँ पोल्यूशन तो नहीं रहेगा, पानी मुझे प्रॉपर मिलने वाला है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मुझे टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो भी सफिशिएंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी कि इंडिया फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो है वो हमारा धोलेरा बनने जा रहा है ना। जहां पर अभी कोई भी इन्वेस्टर आए या कोई भी बड़ी कंपनी आई है ना, तो वो ये देखेगी कि भाई मेरी कनेक्टिविटी क्या दे रहे हो आप वहां पर, जिसके कारण मैं वहां पर आपके साथ में आऊं और ये सब चीजें आपके साथ में करूं। सो अभी हम देखेंगे कि अहमदाबाद से ये 100 किलोमीटर पड़ता है, वडोदरा से 170, और भावनगर से 65 है, और राजकोट से ये सिर्फ 95 किलोमीटर है। यानी कि धोलेरा का जो हेल्क्रो जैसी कंपनी ने जो ये डिजाइन बनाया, ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, ये डिजाइन जो बनाया गया है हेल्क्रो ने, वो ऐसे ही नहीं बन गया, ये कितना हायर लेवल का है, किस तरीके से बनाया गया है कि कंपनी ने 10 साल लगाए हैं इसको, सिर्फ इस मास्टर प्लान को बनाने के लिए।
है ना। मतलब उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हुई है, ऐसा ही कोई प्लान हमारे सामने नहीं आया गया कि हम हर किसी को उठा के लाके बैठ के कोई बात करने लग जाएंगे। यानी कि 2009 में धोलेरा के इस एसआईआर रीजन की बात हुई थी, और 2013 में हेल्को ने इसका मैप दिया था। यानी कि 10, 11, 12, 13 4 साल लगे उन्हें सिर्फ ये मास्टर प्लान देने के लिए कि ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर एसआईआर रीजन रहेगा, इंडस्ट्रीज रहेगी। और इसका जो टोटल एरिया है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो ऐसा है उसके तहत टोटल 22 विलेज है उनको एक्वायर किया है 33 विलेज में से। ये डेवलपमेंट प्लान रहेगा, जो इसका टोटल रहेगा डेवलपमेंट एरिया वो 570 किलोमीटर है। और जो TP1 से TP6 जो टाउनशिप प्लानिंग रहेगी वो 422 किलोमीटर की है। फेज 1 जो है हमारा लगभग लगभग अभी कंप्लीट होने वाला है, 2026 तक वो 2024 तक वो कंप्लीट होने वाला है। आज ही एक और रिसेंट इसका अभी अपडेट भी आया है। फेज 2 जो है वो 2032 तक होगा, और फेज 3 जो है वो 2042 तक कंप्लीट होगा। एक्टिवेशन जो जोन जो है वो टोटल 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का तकरीबन कंप्लीट होने पर है। और कोई भी कंपनी हो, अगर आप कर रहे हो तो काफी टाइम से, लेकिन आप अभी इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हो कि एसआईआर आ गया, धोलेरा आ गया? क्यों? क्योंकि 2009 में एसआईआर एक्ट लाया गया था इंडिया के अंदर। और एसआईआर एक्ट के तहत सबसे पहले जो मतलब ये चाइना जो कंट्री है वहां का शंघाई डेवलप हुआ था, वो सिर्फ इस एसआईआर एक्ट के कारण डेवलप हुआ था, पूरा का पूरा। मतलब क्या था कि वहां पर जो इन्वेस्टर आए थे या वहां जो लोग फ्यूचर देख रहे थे उनको एक सिक्योरिटी मिली, किसके तहत? एसआईआर एक्ट के तहत। अब अगर हम धोलेरा में इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, है ना? क्यों? क्योंकि हाई राइज इन लैंड प्राइसेस यहाँ पर 10 टाइम जा सकती है, 10 टाइम, ये भी गारंटीड मैंने ये यूज किया। वो क्यों किया? क्योंकि अभी अगर हम इंडिया के सिनेरियो की बात करें और पहले से जो डेवलप एयरपोर्ट्स हैं, अगर उनके आसपास अगर जमीन लेने की बात करें तो कितना रेट जाता है, बहुत ज्यादा हमारी हद में नहीं होता है, क्योंकि वो डेवलप है। जैसे दिल्ली की बात कर लें तो अगर वहां पर 1 गज जमीन अगर हम लेने जाएं तो 2 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं, सिर्फ 1 गज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, जहां पर कि दिल्ली वाले एयरपोर्ट पे तो सिर्फ 3 टर्मिनल है, जहाँ की कैपेसिटी टोटल 24 है, लेकिन यहाँ पर 64 कार्गो के मतलब बनने वाले हैं ये स्टेशन। तो ये कितना बड़े लेवल का होने वाला है, पैसेंजर टर्मिनल भी रहेंगे और कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल्स भी रहेंगे। 1426 हेक्टेयर का पूरा एरिया रहेगा। और जब इतना बड़ा सिटी डेवलप हो रहा है तो वहां पर जब एयरपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, हम MIC प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि वहां पर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस भी होंगे। और हम बहुत लकी हैं कि एशिया में अभी तक एयर एयरबस और बोइंग जैसी कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब कितनी कमाल की बात है कि हमारे इंडिया को वो मिलने वाला है। तो हम एक तरह से बहुत ज्यादा लकी भी हैं कि हमें ये चीज मिल रही है, और कहीं ना कहीं हमें वो चीज देखने और वहां जानने को मिल रहा है। दूसरा, वहां पर हमें इन्वेस्ट करने का मौका भी मिल रहा है। तो हमें जरूर इसे जानना और समझना चाहिए। यानी कि एयरबस, ये जैसा कि मैंने बताया, एयरबस और बोइंग जैसी कंपनी यहाँ पर आ रही है। और अभी रिसेंटली एक हमारे ही बीच के एक लीडर है जिन्होंने बताया कि वो किसी आर्मी के पर्सन से मिले थे, और उन्होंने बताया था कि ये जो मतलब डेवलप हो रहा है, इसका जो कैपेसिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा रहने वाला है। यानी कि 737 का जो कैपेसिटी का होता है, बोइंग का सबसे बड़ा प्लेन होता है वो, और जिसको लैंड कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस लेवल का मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये हमारी बड़ी सोच से परे। अभी हम इतना बड़ा सोच भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसके बारे में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हमारे यानी कि फ्यूचर को देखने को मिल सकता है।
इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी डेवलप हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर लगने वाली है। लाइक इतनी सारी कंपनियां जैसे एयरबस है, ट्रावेल्स है, इन सब कंपनियों ने अपने वहां पर एमओयूज कर चुके हैं। यानी कि बहुत जबरदस्त पोटेंशियल वहां पर रहने वाला है। ड्यू टू कोस्टल बाउंड्री, प्रपोज पोर्ट विल बी द की एलिमेंट इन द हैंडलिंग लार्ज कार्गो। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो धोलेरा में आ चुका है, जिसको अभी हम लोग देख भी आ चुके हैं। लगभग 5,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन आज की तारीख में हो रहा है, जितना कि बिहार राज्य को एक दिन की सप्लाई के लिए लगता है। और सिलिकॉन सिटी अभी रिसेंटली 2022 में सिलिकॉन सिटी धोलेरा को डिक्लेयर कर दिया गया है वेदांता और फोक्सकॉन के जॉइंट वेंचर से। मतलब वेदांता ने सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का वहां पर इन्वेस्टमेंट करके अपना प्लान डालने वाली। मैं खुद भी, मेरे फादर से है, तो वेदांता अपने आप में कितनी बड़ी कंपनी है, और वो अपना वहाँ पर वहां पर मुझे भी बहुत जबरदस्त तरीके से फ्यूचर अभी से दिखता है कि नहीं, मेरे रिटर्न तो बहुत ही जबरदस्त आने वाले हैं। यानी कि 2025 से तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा वहां पर, जहां पर कि बहुत मतलब कि 2026 तक जब वो प्लांट फंक्शनल करके देंगे तो वो 1 लाख तक की जॉब को क्रिएट करके देने वाले। जहां आईबीएम जैसे इंस्टीट्यूट का कहना है कि 5 साल के अंदर हम 10,000 जॉब खत्म करने वाले हैं। मतलब कितना बड़ा हमें वो मिल रहा है कि हम जॉब क्रिएट करने वाले, हमें जॉब्स मिलने वाली है। जहां पर लोग कट होने की, रिसेशन की बात कर रहे हैं। टाटा की बात करें तो टाटा का वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तो फिलहाल वहां पर राज हो रखा है हर जगह टाटा, जैसे कि उन्होंने अपना सोलर पावर प्लांट डाल दिया है। यानी कि एक तरीके से वो प्रोमिनेंट फिगर के रूप में उभर के आ चुका है। अभी तक उन्होंने काफी कुछ वहां कर दिया है। दूसरा उनका टाटा का केमिकल लिथियम बैटरी का प्लांट है। दूसरा ये 1,000 मेगावाट सोलर पार्क, 300 मेगावाट ऑलरेडी वहां पर स्टार्टेड हो चुका है, जबकि 1,000 वहां से उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। एयरबस और इस तरीके की कंपनियां वहां पर आने वाली है। और जब इतने बड़े ऑपरेशन वहां होंगे, इतने और इतना जबरदस्त तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहां आने वाला है, कितना बड़ा पोटेंशियल है इन सब चीजों के लिए। यानी कि एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए पोटेंशियल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, सोलार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, हेवी इंजीनियरिंग और आईटी कंपनी के लिए भी। यानी कि ये बहुत बड़े लेवल का हमारे लिए प्लानिंग पहले से हो चुका है। और इतनी सारी कंपनियां, नाम गिनाऊं मैं तो शायद ये सेशन कम पड़ जाएगा। एयरबस, राफेल, रिन्यू पावर, अडानी, फॉक्सकॉन, एससीसी, वीना एनर्जी, नायरा, मतलब बहुत सारे हैं। राइट, तो यहाँ पर लाइफ कैसी होने वाली है, अगर हम में से बहुत सारे लोग विजिट भी करके आ चुके हैं और एबीसिटी बिल्डिंग को देखा भी है। और जिसने नहीं देखा है, जो नए पर्सन है, वो गूगल जरूर करें। एबीसीडी बिल्डिंग अगर लिखते हैं तो गूगल पे भी एकदम क्लियर इसका पिक्चर आ जाता है। यानी कि ये जो एबीसीडी बिल्डिंग है, यहाँ से पूरा धोलेरा का कमांडिंग होगा, सेंसर के थ्रू होगा, सिंगल विंडो सिस्टम रहने वाला है। यानी कि मिनटों का काम सेकंडों में होगा, क्योंकि कई बार एक छोटा सा एनओसी लेने के लिए भी कंपनियों को बहुत बड़े मतलब टाइम से गुजरना पड़ता है। यानी कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक जगह से दूसरे मतलब सीट पर जाना पड़ता है। क्योंकि मैं बाय बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब से हूँ, तो मुझे पता है कि एक कागज के प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस रहने वाला है। कंट्रोल कमांड पूरा एबीसीडी के द्वारा होगा। और ये जो जीपी, जो डीएमआईसी की जो मैंने बात की थी, उसका पूरा ब्रेन, हार्ट जो भी कहें, वो ये रहने वाला है। यानी कि पूरा इंजन है इकोनॉमी का। सेंट्रल स्पाइन रोड जो है 250 मीटर, 10 लेन एक्सप्रेस वे, इंडिया वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे इन धोलेरा। यूनिवर्सिटीज, ब्लैक बक सेंचुरी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स। क्यों मैं वहां की लाइफ की इस तरीके की बात कर रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑपरेशन आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तो उनके लिए कोई छोटे मोटे ग्राउंड या छोटे मोटे स्टेडियम या छोटे मोटे एंटरटेनमेंट जोन नहीं रहने वाले। वहां पर वर्ल्ड क्लास
फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि वो सब लोग वहां पर उतने ही आराम में रहे जितने आराम में वो अपनी कंट्री में रहने वाले होंगे। और बेंचमार्क रहेगा धोलेरा हमारा, क्योंकि हमने इतनी सारी, मतलब सिर्फ एक रोड भी अगर डिजाइन किया तो लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर के हमने टेक्नोलॉजी उठाई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम तीन तीन कंट्रियों की टेक्नोलॉजी का समावेश कर रहे हैं। पावर और आईसीटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम, मतलब कहने का मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रख रहे हैं हम, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और इस तरीके से हम उसको पूरा डेवलप करने वाले हैं। जैसे कि अपन इस इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो कि क्रॉस सेक्शनल है, ऑल सर्विसेज, जो जो अभी हमारे इंडिया में क्या होता है ना, पहले ही रोड डेवलप हो जाता है, फिर उसकी खुदाई होती है, फिर पाइपलाइन पड़ती है, हर थोड़े दिन में कोई खुदाई होती है, इधर खड्डा उधर खड्डा। लेकिन इन सब समस्याओं को से बचने के लिए इस स्मार्ट सिटी में ये सारी चीजें पहले ही नीचे अंडरग्राउंड कर दी गई है। इवन मोर की ये तो है ही है, इसके अलावा जगह और कर रखी कि कभी और कभी जरूरत पड़ गई तो हम और भी अंदर उसमें कुछ इनोवेशन कर सकेंगे। मेट्रो का, अब भाई इतनी बड़ी सिटी बन रही है तो हमारे हमारे पास में मेट्रो होना भी जरूरी है, तो यहाँ पर अभी मेट्रो का भी पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो भी इससे मिलने वाली है। अगर केस स्टडी की बात करें, इतनी सारी बात हमने कर ली, लेकिन अगर जैसा कि मैंने बताया था कि 10 टाइम्स रेट कैसे जाने वाली है, सानंद गुजरात की हम बात करते हैं तो वहां पर 100 स्क्वायर यार्ड जो है उनके प्लॉट ओपन हुए थे, जिसकी प्राइस 2010 में थी 70 से 80 हजार रुपए। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आया था नैनो का, ठीक है। और ये आने की वजह से वहां पर आज की तारीख में जो प्राइजेस हैं वो कितने हो चुके हैं, 14 से 16 लाख रुपए अभी से, राइट। यानी कि ये जो रेट बढ़ी है वो कितनी टाइम गई है, 10 साल के अंदर 20 टाइम्स। जैसा कि इस छोटे से आर्टिकल में अपन देख रहे हैं कि 10 साल पहले जहां नैनो प्लांट गया वहां आज खेती भी मुश्किल है, और जहां पहुंचा वहां पर 450 इंडस्ट्रीज जो है वो छोटा छोटा आ रहा है, लेकिन हमने क्या बोला, एशिया का, पूरे एशिया में कहीं भी वही और एयरबस कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, और वो हमारे इंडिया में। तो हमारे पास में अभी ये फैसिलिटी है कि हम लोग आप लोगों को धोलेरा जो है वो विजिट करने के लिए आपको फ्री फैसिलिटी देते हैं। आपको जिस किसी ने भी ये लिंक दिया है या जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया है, तो आप उनके साथ में बैठ के अपना जो विजिट है वो भी प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट धोलेरा अवेयरनेस की, कैसे वहां पर ऑपरेशन वर्क हो रहे हैं, किस तरीके से वहां पर आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि अगर आपकी वहां लैंड है तो आपको आने वाले टाइम में किस तरीके से रिटर्न देगी। भाई कोई भी हुआ, गया वहां पे जमीन लिया, भाई मुझे बाद में मिलने क्या वाला है। और मैंने जब इसमें एक चीज देखी थी वो यही देखी थी कि भाई इसके अंदर हमें, अगर मैंने वहां पर 10 लाख का भी इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मैंने वहां पर 10 लाख का भी इन्वेस्टमेंट किया है तो 1.5% पर मंथ अगर मुझे मिल रहा है, लाइक 15 हजार रुपए हर महीने मिल रहा है, यानी कि लगभग 80% पैसा मेरी जेब में वापस आता है। यानी 2-2.5 लाख में अगर मुझे वो लोड पड़ता है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में वहां पर जो भी प्राइस हाइक होगी वो तो मेरा शुद्ध प्रॉफिट होने वाला है। और एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी सिटी, जो कि वर्ल्ड की अब नंबर 1 सिटी बनने जा रही है, जहाँ पर लोग देखने आने वाले हैं, वहां पर अगर हमारी भी कुछ छोटा जमीन का टुकड़ा होगा और उसकी रेट इतनी होगी तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब में इंसान नहीं सोच सकता है कि इतने सारा वो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आज की तारीख में मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने उसे जरूर ग्रैब किया। और लोगों को बताने का भी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैंने वो चीजें जाके वहां पर देखी, समझी, जानी उस ऑपरेशन के बारे में। मैं रोज कुछ ना कुछ इसके बारे में नई अपडेट्स देखती भी रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में मैं आपको कुछ शेयर करती हूँ। जस्ट लेटेस्ट जो भी हुआ है, अभी अभी ग्रुप में आया है, जो लोग ग्रुप में है उन्होंने देखा भी होगा कि वहां पर अभी हमारा जो सीएनएस सिस्टम है उसके साथ में
दिख रहा है ना, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट धोलेरा एंड ग्रीन